आज हम बड़ी बड़ी हेडलाइंस या नेताओं की बातों से दूर भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद में उतरेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर क्षेत्र संख्या 336 की। आप सोच रहे होंगे यही क्यों? क्योंकि अगर हम एक जगह के आंकड़ों, वहां के लोगों के संघर्षों और उनकी उम्मीदों को गहराई से समझ लें, तो हम समझ सकते हैं कि आज के भारतीय चुनाव असल में काम कैसे करते हैं। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये डेटा के जरिए बेहतर शासन तक पहुंचने का एक रोड मैप है। तो रुद्रपुर को समझने का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम वहां की जमीन और लोगों के दिल को महसूस करेंगे। फिर 2022 के चुनावी नतीजों के पीछे का पूरा गणित समझेंगे। इसके बाद हम थोड़ा पीछे जाएंगे और 7 चुनावों के ऐतिहासिक पैटर्न को देखेंगे। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि नतीजे जो आए वो क्यों आए। और आखिर में इस सारी जानकारी को मिलाकर हम शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जमीन और आत्मा, यानी रुद्रपुर के लोग असल में कौन हैं और उनके लिए क्या मायने रखता है। जरा सोचिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरे भरे मैदानों में बसा है रुद्रपुर। यहां की हवा में आपको खेती की महक और छोटे छोटे कस्बों की रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल मिलेगी। यहां की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती और छोटे व्यापार के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये एक ऐसी जगह है जहां राजनीति का मतलब राष्ट्रीय बहस नहीं, बल्कि गली मोहल्ले की सीधी साधी समस्याएं हैं। तो रुद्रपुर के लोगों की असली चिंताएं क्या हैं? कोई बड़ी विचारधारा नहीं, बल्कि रोज की हकीकत। जैसे हर साल मानसून में आने वाली बाढ़, जो उनकी मेहनत की कमाई और फसलों को बहा ले जाती है। काशीपुर बाईपास जैसा एक जरूरी प्रोजेक्ट जो सालों से लटका पड़ा है। या फिर गांव के छोटे स्कूलों का बंद हो जाना, जो बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डालता है। और हां, युवाओं के लिए काम की कमी और शहरों में पानी भरने और गंदगी की समस्याएं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो असल लड़ाइयां हैं जो लोग हर रोज लड़ते हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब देखते हैं कि ये हकीकत वोटों में कैसे बदलती है। चलिए 2022 के चुनाव के आंकड़ों की कहानी समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की आवाज आखिर में नंबरों में ही गिनी जाती है। 2022 के चुनाव की पूरी कहानी इस एक नंबर में छिपी है, 12,506। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा वोटरों वाले इलाके में हार और जीत का फैसला बस इतने वोटों से हुआ। ये कोई एक तरफा जीत नहीं थी, लेकिन ये फासला ये बताने के लिए काफी था कि हवा का रुख किस तरफ है। ये नंबर हमें बताता है कि मुकाबला तो था, लेकिन नतीजा एकदम साफ था। आइए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। कुल मतदाता थे लगभग 2,38,000। इनमें से करीब 60% लोगों ने वोट डाला, जो कि एक अच्छी भागीदारी है। जीतने वाली पार्टी यानी भाजपा को 43,000 से ज्यादा वोट मिले और दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी को लगभग 31,000 वोट मिले। ये नंबर हमें मुकाबले का एक अंदाजा तो देते हैं, पर असली कहानी तो इन वोटों के बंटवारे में है। और यहीं पर चुनावी गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, बीजेपी ने लगभग 34% वोट लेकर चुनाव जीत लिया। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी को 24% और बसपा को लगभग 27% वोट मिले। अब जरा सोचिए, अगर सपा और बसपा के वोट मिल जाते तो यह आंकड़ा 50% के पार चला जाता। मतलब साफ है, जो वोट बीजेपी के खिलाफ था वो 2 बड़ी पार्टियों में बुरी तरह बट गया, और यही बंटवारा 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक कारण बना। लेकिन देखिए, सिर्फ एक चुनाव का नतीजा पूरी कहानी नहीं बताता। रुद्रपुर के मन को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा। हमें पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को देखना होगा, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये रुद्रपुर की बदलती वफादारियों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पिछले 30 सालों में रुद्रपुर ने किसी एक पार्टी को अपना किला नहीं बनने दिया। 1993 में सपा जीती तो 96 में बीजेपी, 2002 में सपा वापस आई तो 2007 में बसपा का दौर आया, और तो और 2012 में कांग्रेस ने भी यहां से जीत हासिल की। हाँ, 2017 और 2022 में बीजेपी लगातार 2 बार जीती है। ये पैटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि रुद्रपुर का वोटर बहुत समझदार है। वो किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो काम देखता है और अपना मन बदलने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। और ये जो बदलाव है ना, ये वोट परसेंट में और भी साफ दिखता है। समाजवादी पार्टी 1993 में 34% से गिरकर 2007 में सिर्फ 13% पर आ गई थी। वहीं बीजेपी, जो 2017 में 47% पर थी, उसी 2007 में सिर्फ 18% पर थी।
ये कोई छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं है, ये तो चुनावी भूकंप की तरह है। ये साबित करता है कि रुद्रपुर एक ऐसा मैदान है जहां राजनीतिक हवा बहुत तेजी से बदल सकती है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ और कब हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब उन ताकतों और सामाजिक समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं जो रुद्रपुर के नतीजों को तय करते हैं। चलिए एक रणनीतिकार की तरह सोचते हैं और विपक्ष के नजरिए से एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्ट्रेंथ क्या है? उनका समर्पित यादव मुस्लिम वोट बेस। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी वीकनेस, वही जो हमने 2022 के नतीजों में देखा, वोटों का बंटवारा। उनके लिए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी क्या है? स्थानीय मुद्दों पर लोगों के गुस्से को एक दिशा देना। और सबसे बड़ा खतरा यानी थ्रेट, सत्ताधारी पार्टी का मजबूत संगठन और उनका राष्ट्रीय स्तर का नैरेटिव जिसका मुकाबला करना आसान नहीं। देखिए, राजनीति सिर्फ गणित नहीं है, ये सोशल केमिस्ट्री भी है। और रुद्रपुर का सामाजिक ताना बाना बहुत पेचीदा है। यहाँ यादव समुदाय लगभग 20% है, लेकिन उनके अलावा निषाद, जाटव और चमार समुदायों की भी अच्छी खासी आबादी है। मुस्लिम वोटर भी नतीजों पर गहरा असर डालते हैं। यहाँ से सीखने वाली बात साफ है, रुद्रपुर में जीत का मतलब है इन अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ लाना, एक गठबंधन बनाना। कोई भी पार्टी सिर्फ एक या दो समुदायों के भरोसे यहाँ चुनाव नहीं जीत सकती। और ये सारा विश्लेषण हमें एक सीधी और सच्ची बात पर लाकर खड़ा कर देता है। बिखरा हुआ विपक्ष प्रभाव को कम कर देता है। एकीकरण सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह एक गणितीय आवश्यकता है। जब तक विपक्ष के वोट कई पार्टियों में बढ़ते रहेंगे, इसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिलता रहेगा। ये रुद्रपुर के राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सच्चाई है। ठीक है, तो हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया, पर सिर्फ विश्लेषण करने से काम नहीं चलता। असली मकसद है समाधान खोजना। तो चलिए अब इस सारी डेटा और एनालिसिस को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इस एक्शन प्लान को हम एक नाम दे सकते हैं, चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक ऐसी रणनीति है जो 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है और चुनाव के हर पहलू का ध्यान रखती है। तो ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, चुनावी रणनीति, मतलब अपने कोर वोट बैंक, जिसे पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं, उसे एकजुट करना और साथ ही दूसरे समुदायों के साथ भी एक रिश्ता बनाना। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति, यानी हर बूथ पर आपके कार्यकर्ता मौजूद हों। तीसरा, नैरेटिव की शक्ति, मतलब लोगों के असल जमीनी मुद्दों को अपनी आवाज बनाना। और चौथा, संसाधन प्रबंधन, यानी गठबंधन की ताकत और आज की टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन रणनीति तो सिर्फ कागज पर होती है, उसे जमीन पर कैसे उतारें? इसके लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान चाहिए। चुनाव से 90 दिन पहले प्लानिंग और तैयारी शुरू होती है। 60 दिन पहले आप अपने मुद्दों और संदेशों को लोगों तक पहुंचाना शुरू करते हैं। 30 दिन पहले आप बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। और आखिरी के 7 दिनों का बस एक ही काम होता है, ये पक्का करना कि आपका हर वोटर वोट डालने जरूर जाए। ये चुनाव जीतने का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है। तो आखिर में हम एक बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो सारा डेटा और विश्लेषण है, क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद हो सकता है? क्या डेटा एक राजनीतिक वादे और उसे लोगों तक पहुंचाने के बीच का पुल बन सकता है? रुद्रपुर की ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि अगर डेटा का सही इस्तेमाल हो तो वो सिर्फ चुनाव नहीं जिता सकता, बल्कि एक असरदार और जवाबदेह शासन की नींव भी रख सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,